नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मांझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब स्टैंड केमिस्ट्री की अपनी क्लास। अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार में अपन ने नाइट्रोजन परिवार के तत्व, कौन कौन से तत्व शामिल है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए थे। उसके अलावा उनकी भौतिक और रासायनिक गुण को अपन ने समझ लिया था, और क्यों नाइट्रोजन बाकी सभी जो तत्व है उनसे भिन्न है, नाइट्रोजन का आप सामान्य व्यवहार, वो भी चीज अपन ने देख ली थी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इस नाइट्रोजन फैमिली के दो इंपोर्टेंट एलिमेंट तत्व, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसके साथ ही अपना ये नाइट्रोजन परिवार खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो ये नाइट्रोजन का मामला क्या है। ये सारी चीजें लिखवाई है, आपको सारी लिखनी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखी गई है। जो जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है, वही लिखा गया है। क्लियर। अब नाइट्रोजन आवर्त सारणी में समूह 15 का प्रथम सदस्य है, ये सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में समूह 15 का प्रथम सदस्य है। N2 को डेनियल रदरफोर्ड द्वारा पृथ्वी के वातावरण में खोजा गया था। क्लियर। पृथ्वी के वातावरण में डाई नाइट्रोजन, अब आपको पता है नाइट्रोजन एक्चुअली में सिर्फ एक एन सिंगल के फॉर्म में नहीं होता, ये दो परमाणु होते हैं। N2 हमेशा ये N2 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो हमेशा N2 की फॉर्म में पाया जाता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो पृथ्वी के वातावरण में डाई नाइट्रोजन लगभग 78% है, परंतु भूपर्पट यानी जो जमीन है, जमीन में इनकी अधिकता नहीं है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन अपने सतह के ऊपर है, वायुमंडल में है। वायुमंडल में कितनी है? 78% नाइट्रोजन है, 21% लगभग उसके आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है। वो 21 तो थोड़ी कमी है, लेकिन अपन लगभग 21% मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मामला है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है जमीन में, इसकी अधिकता नहीं है। क्लियर। तो क्या होता है कि N2 मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी प्राप्त होती है, ठीक है। अब जैसे कि N2 है, वो मुक्त अवस्था में तो कहां मिलेगी? क्या मिल गई? पृथ्वी के वातावरण में, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी प्राप्त होती है। अब संयुक्त अवस्था में क्या प्राप्त होती है? N2 कई यौगिकों में भी उपस्थित होती है। सर कौन कौन सी यौगिक? एक तो होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। दूसरा होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। एक और होता है चिली सॉल्ट पीटर, तथा कई अमोनियम यौगिक। क्लियर। N2 संयुक्त अवस्था में पादपों और पौधों में प्रोटीन का प्रमुख घटक है, ये भी ध्यान रखना। N2 क्या है? संयुक्त अवस्था में पौधों और पादपों में प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का प्रमुख घटक है। नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन के अन्य यौगिक उर्वरकों तथा विस्फोटकों के रूप में बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं, यानी कि इनका उपयोग जो खाद है, उर्वरक है, उसके रूप में किसके? जो नाइट्रोजन के यौगिक है उनका। कौन कौन से? स्पेशली नाइट्रेट और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक। और दूसरा है विस्फोटक बनाने में, ठीक है। चलो, अब नाइट्रोजन निर्माण की विधि, ये इंपॉर्टेंट बात है। नाइट्रोजन निर्माण की विधियां, इसमें आप देखोगे ना, तो एक तो भाई कोई भी चीज अपन है ना, कोई भी एलिमेंट या चीज है जो है, अपन क्या कर सकते हैं? अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो लेबोरेटरी में वो कैसे करते हैं, एक जो उद्योगों में जो रियल में बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं अपन? NH4Cl NaNO2 इनको मिलाते हैं, ठीक है। इनकी आपस में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे ये आपके नाइट्रोजन बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो अमोनिया है, उसकी इसके साथ क्रिया होती है, तब जाके भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में ध्यान रखना, यदि है ना इस Cl की मात्रा यदि अधिक हो तो क्या बनता है? नाइट्रोजन ट्राई, ठीक है। नाइट्रोजन का ट्राई का निर्माण होता है, जबकि एक विस्फोटक पदार्थ है। हाँ,
ये देखो, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। जब इसका NH3 के साथ क्रिया कर रहे हो आप, क्लियर, तो उस स्थिति में यदि इसकी एक लिमिटेड मात्रा ली जाती है, Cl की एक लिमिटेड मात्रा ली जाती है, और इसकी यदि मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस उपस्थिति में ये वाला यौगिक बन जाता है, क्लियर। और ये वाला यौगिक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। समझ गए ये बात? अब ये तो चलो ठीक है इतना। अब एक मेन बात, औद्योगिक विधि कि सर औद्योगिक विधि में नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं, यानी कि उद्योगों में नाइट्रोजन को कैसे बनाएंगे। तो एक तो होता है जलीय वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा, दूसरा होता है भट्टी से उत्पादित गैस, ये उत्पादन गैस है, भट्टी से उत्पादन गैस द्वारा। उत्पादन गैस क्या होती है, CO+N2, पहले ही बता रखा है, ठीक है। CO+N2 क्या होता है, उत्पादन गैस, ठीक है। तो इससे अपन नाइट्रोजन बना सकते हैं, ये नाइट्रोजन बनाने के तरीके हैं, ठीक है। इनको रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है, एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, अपने आप चीजें आपको मालूम पड़ जाएगी क्या चीजें क्या हो रही है, ठीक है। हाँ, फिर जो N2 के गुण द्रव्य है, N2 के गुण द्रव्य की बात करते हैं, तो N2 के गुण द्रव्य में N2 क्या होती है, रंगहीन होती है, दिखती नहीं है, रंगहीन है, क्लियर। गंधहीन है ना भाई, नाइट्रोजन को गंध भी नहीं, भाई गंध होती तो यार अपने वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, फिर आप अपन जी पाते हैं क्या, मतलब कितनी गंध हो जाती है, समझ लो ना। तो गंधहीन है और स्वादहीन है, ना ही कोई स्वाद आता, अगर जीभ के लग जाए तो ना ही कोई स्वाद है। तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, क्या है, नाइट्रोजन। इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है, नाइट्रोजन जल में नहीं घुलती है, क्या रखना, नाइट्रोजन जल में नहीं घुलती है, इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। ये न तो ज्वलनशील है और न ही जलने में सहायक है, यानी कि ये खुद ना तो ज्वलनशील है, खुद ना तो जलती है, ना ही किसी दूसरे को जो मतलब दहन में उसमें सहायक है, ठीक है। तो ना तो हम खुद जलेंगे ना ही दूसरों को जलाएंगे, ठीक है, ये वाली बात है इसकी, ठीक है। हाँ, बात क्लियर। तो ये है नाइट्रोजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब और अभी तो बाकी चीजें, अब बात करते हैं नाइट्रोजन के यौगिक की। किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक की, नाइट्रोजन के यौगिक की। अब देखो, नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहले जो मेन चीज आता है वो होता है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। अमोनिया आपको पता है NH3 होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अब ये होता कैसा है सर, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं मालूम पड़ता, और तीव्र गंध वाली गैस है। जो अमोनिया है ना, उसकी मतलब गंध बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज, तीक्ष्ण, मतलब ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल होता है उसको सहन करना भी अपने लिए। तीव्र गंध वाली गैस है। आपको अरे बिल्कुल ऐसे कैसे हो गया, मतलब ऐसे बहुत बेकार वाली मतलब गंध है, ठीक है, तीव्र गंध वाली गैस है। ये हाइड्रोजन बंध के कारण जल में उच्च विलय है, ये हाइड्रोजन बंध के कारण जल में उच्च विलय। अब जैसे कि ये अमोनिया है, तो अमोनिया में क्या होगा, N और H के बीच में हाइड्रोजन बंध होगा, भाई NH3 है, ठीक है। तो N और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण जल में क्या है, उच्च विलय है, ये जल में अच्छे से विलय हो जाती है, समझ गए, अमोनिया जल में अच्छे से विलय हो जाती है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें है, कोई फालतू की बात मैंने नहीं लिख पाई, ठीक है। जरूरी है जिनको मिक्स करके, जिनको समझ के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने लाई है, ठीक है। तो इसलिए इन सभी को लिखना है। इसका जो जलीय विलयन है वो OH- आयन बनने के कारण दुर्बल क्षारीय है। इसका जो जलीय विलयन है ना वो क्या है, इसमें क्या बनता है, OH- आयन। जब इसको जल में घोलते हो तो बनने के कारण ये क्या, दुर्बल क्षारीय है। तो ये जो अमोनिया है वो क्या है भाई, अमोनिया रंगहीन है, तीव्र गंध वाली गैस है, जल में उच्च विलय है, और क्या, दुर्बल क्षारीय है, ठीक है। 4 पॉइंट समझ में आ गए। एक तो कौन कौन सी बात होगी, एक होगी आपके रंगहीन है, एक है तीव्र गंध है, उच्च विलय है, और दुर्बल क्षारीय है। कैसा है, दुर्बल क्षारीय। इसके अलावा एक पॉइंट और, द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया यानी कि इस अमोनिया को यदि थोड़ा द्रव फॉर्म में बदला जाए तो उसको बोलते हैं द्रव अमोनिया, ठीक है। और द्रव अमोनिया को बर्फ उद्योगों में शीतलक की तरह प्रयुक्त करते हैं।
जो द्रव अमोनिया है ना, देखो जो बर्फ उद्योग या कुछ भी जहाँ भी चीज को कहीं पे कुछ टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, टेम्परेचर को कूल बना के रखना हो, वहां पे शीतलक की तरफ प्रयोग करते हैं, पता है। और इसकी खास बात पता है ये कि अमोनिया ऐसा है, ये द्रव अमोनिया, इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, आसपास के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये खुद ये क्या करेगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। ये खुद खुद क्या करता है, मतलब आसपास बहुत ठंडक फैला देता है, यानी कि आसपास जो हीट है उस हीट को लेकर ये क्या करता है, ठंडक फैला देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको शीतलक की तरफ प्रयुक्त करते हैं। क्लियर? चलो, अब अमोनिया की संरचना, NH3 की संरचना। तो NH3 अणु की संरचना कैसी होती है, पिरामिडिया। कैसी होती है, पिरामिड टाइप। ऐसे देखो पिरामिडी होती है। NH3 में N परमाणु sp3 संकृत होता है। NH3 में जो N है परमाणु ये वाला, ये कैसा है, sp3 संकृत, sp3 संकृत होता है। ठीक है, समझ गए? चलो, ये बात होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हो गया। अब अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, हेबर विधि। हेबर विधि क्या है? हेबर विधि एक्चुअली में अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि है। उद्योगों में जो अमोनिया बनाया जाता है वो हेबर विधि से बनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके और भी है, लेकिन हेबर विधि बहुत फेमस है। अमोनिया बनाने की जो हेबर विधि है वो बहुत ज्यादा ही फेमस है और इसका बहुत ज्यादा उपयोग लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को जो हाइड्रोजन के साथ 200 एटम यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है 200, मिनिमम 200 है, बाकी 200 से आप 700 800 या 1000 तक भी ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कहीं पे 300 लिखा हो तो ऐसा मत समझना कि आपने 200 लिखवाया 300 लिखवाया। ये कंडीशन ऐसी होती है कि भाई मिनिमम 200 तो चाहिए ही, अपने को अमोनिया बनाने के लिए मिनिमम इतना तो चाहिए ही, फिर उससे ज्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है कहीं पे आपको 750 दिख जाएगा, किसी बुक में 600 दिख जाएगा, तो उन सभी पे इतना गौर नहीं करना। ठीक है, और ना ही आपको एग्जैक्टली कभी सवाल पूछा जाता है कि यहाँ टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना बात। ये मिनिमम चीजें होती है कि इस प्रकार की कंडीशन में अमोनिया बन जाएगा। ठीक है ना, तो N2 + 3H2 200 ATM और 500 डिग्री सेल्सियस, फिर बन जाता है 2NH3, उस कंडीशन में बन जाता है अमोनिया। इसमें देखो एक बात, शुद्ध N2H2 के मिश्रण को 1:3 में लिया जाता है। इसमें 1:3, देखो ये कितना लिया, 1 लिया, ये कितना लिया, 3 लिया। ठीक है, तो शुद्ध N2 और H2 को 1:3 में लिया जाता है। ठीक है, इसमें हेबर विधि में। तो सवाल कैसे भी बन सकता है कि भाई हेबर विधि, जो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है, उसमें नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है H2 है, इनका अनुपात क्या होता है, किस अनुपात में लिए जाते हैं? तो ऑप्शन 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। काम खत्म। फिर आपको यदि नहीं पता हो तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अब 200 ATM से ज्यादा वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, हाँ, क्या किया जाता है, शुद्ध N2H2 के मिश्रण को 1:3 में 200 ATM या उससे ज्यादा वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित किया जाता है। समझ गए? हाँ, ये है हेबर विधि। तो हेबर विधि किससे संबंधित है, अमोनिया निर्माण से। उद्योगों में अमोनिया निर्माण से संबंधित है हेबर विधि। अब बात आती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। ये तो हो गया अमोनिया। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, अब मैंने बताया था कि नाइट्रोजन 5 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। अपन ने कुछ ही टाइम पहले बात की थी, अभी लास्ट क्लास पढ़ी थी अपन ने। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हाँ, ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन सभी ऑक्साइड के बारे में अपन आज देखने वाले हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पहला है N2O, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन कितने, 2 हो गए, N2 ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर एक होता है NO, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एक ही है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3। ठीक है, फिर है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड O2। क्लियर? फिर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, यहाँ पे डाई आएगा एक्चुअली में। ठीक है, हाँ, डाई नाइट्रोजन
डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यानी 5 ऑक्साइड। बात क्लियर, नाम बहुत सिंपल है, समझ गए? ठीक है, अब देखो एक होता है N2O। N2O, अब इस N2O को एक्चुअली में अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना। तो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ये नाइट्रस, ये नाइट्रिक। ये जो मैंने लिखवाया भी है, ठीक है? तो ये हो गया नाइट्रस और ये हो गया नाइट्रिक, ठीक है? N2O3, NO2, N2O4, N2O5। इन सभी में ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे ना, ऑक्सीकरण अवस्था, तो एक्चुअली इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1, ठीक? इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में +2 है, इसमें क्या +2। अब देखो इसमें कैसे हुआ? इसमें ये ऐसे हुआ कि भाई N+1 और O-2, ये लिया कैसे गया? जैसे कि चीज कैसे लिखी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि N2O है, N2O है, O का -2 हो गया, N का +1 हो गया, तो मिलके ये O यहां जाता है, ये उस साइड, तो ये क्या हो जाता है? N2O हो गया, N2O हो गया। उसी प्रकार नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में क्या होगा? O का -2 और ये N का +2, ठीक है? तो ये एक्चुअली में आपस में वही अपन शो नहीं करते, ठीक है? 2 इस साइड, 2 इस साइड, तो ये बन जाता है NO। क्लियर? इसी प्रकार इसमें देखोगे तो नाइट्रोजन का कितना है? ये वाला, ये +3, ठीक है? इसी प्रकार इसमें देखोगे तो ये +4 है, एक्चुअली में ये N2O4 बनता है, ठीक है ना? द्विलक एकलक वाली चीजें होती है इसमें। इसी प्रकार ये N2O4, इसमें कितना है? ये +4 है, इसमें ये +5 है, ठीक है? क्योंकि इसमें तो ये +4 +5 आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? इसमें ये +1 साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये +2 दिख नहीं रहा, क्योंकि इसका ये -2 और +2, ये मतलब आपने N2O2, जैसे N2O2 ना, तो फिर ये समझ लो 2 बार ले लिया तो NO हो गया। ये वाली बात है, समझ लो। ये एकलक और द्विलक वाली ये फॉर्म होती है, ठीक है? चलो, ये होती है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है? अब ये है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली में ये रियल में ऐसे बनता है N2O4, लेकिन ये द्विलक के रूप में होता है, ये एकलक के रूप में होता है, लेकिन वो ऑक्सीकरण अवस्था एक्चुअली में +4 ही रहेगी। देखो +4 वाली। अब इनकी में एक बात देखें, तो ये जो नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये तो क्या रंगहीन उदासीन गैस है, दोनों ही रंगहीन और उदासीन गैस है। जबकि जो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, वो नीला द्रव है, नीला द्रव या ठोस हो सकता है, बहुत बार द्रव भी हो सकता है भाई, जैसी जैसी कंडीशन। नीला रंग क्या होता है? द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और अम्लीय है। कैसा? अम्लीय है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 है, NO2 वो क्या? भूरी गैस है, वो कैसी? अम्लीय है। उसके अलावा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये भी रंगहीन द्रव या ठोस है, और कैसा? अम्लीय है। सेम टू सेम ये भी है, लास्ट भी है, ठीक है? तो ये हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इनमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान रखना। जो भी चीज मैंने लिखवाई वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, ठीक है? हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है, जो एज ए जनरल साइंस भी बहुत बार आया हुआ और आपने सुना भी होगा, ठीक है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस। ये गैस सूंघा ली जाए ना, तो इंसान फिर हंसते रहता है। थोड़ी सूंघाते, ज्यादा सूंघ लिया तो इंसान हंसते हंसते मर जाए फिर, ठीक है? तो ये लाफिंग गैस है, ये क्या? हंसने वाली गैस है, ठीक है? उसके अलावा ये NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। दोनों लिखवाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। N2O नाइट्रस होता है, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल यानी कि ये वो दिख गया ना आपको, बस इसीलिए इनको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। नाइट्रोजन के
ऑक्सी अम्ल। एक होता है सबसे फेमस, जो आप बहुत बार सुन चुके हो, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाम क्या? नाइट्रिक अम्ल, HNO3। क्या नाम है? HNO3। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिजी बोलते हैं। इसको एक्वा फोर्टिजी बोलते हैं। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही प्रबल अम्ल है। और उद्योगों में ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा अमोनिया से बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, उद्योगों में जो नाइट्रिक अम्ल है वो ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा अमोनिया से बनाया जाता है। ठीक है ना? सवाल ऐसे ही उठ के आएंगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ उठ के आ जाए तो फिर मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, इनको ध्यान रखना है पॉइंट को। ठीक है ना? दूसरा होता है नाइट्रस अम्ल, HNO2। ये एक्चुअली दुर्बल होता है। ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। बस मैंने बताया सर, बाकी इसके बारे में ज्यादा जानने की अपनी जरूरत नहीं है। तो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक, और ये नाइट्रस HNO2। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये किस से बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। अब है नाइट्रिक अम्ल से बनने वाले विस्फोटक यौगिक। जो नाइट्रिक अम्ल है इससे कुछ विस्फोटक यौगिक बनते हैं। ये जैसे कि इसके साथ क्रिया कर दे तो ये वाला यौगिक बन जाता है, इसके साथ क्रिया कर ले तो ये वाला यौगिक बन जाता है TNT, और इसके साथ क्रिया कर ले तो ये वाला यौगिक बन जाता है, इसको बोलते हैं गन कॉटन या सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। ये सारे के सारे क्या है? विस्फोटक है, सारे के सारे विस्फोटक है। ये थोड़ा नाम ध्यान रखना, ये नाम एक बार अपने मतलब एक बार देख लोगे ना चीजों को, इनको तो ध्यान रहेगा, सवाल कैसे भी घूम के आ सकता है। ठीक है, हाँ, कि भाई निम्न में से कौन सा विस्फोटक इससे नहीं बनता या इससे बना है, जो भी है। ठीक है, या फिर आपको नाम दे दे कि कौन सा विस्फोटक है, कौन सा नहीं है, क्या चीज है, जो भी है आपको मतलब ध्यान पड़ जाएगा, सवाल किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी आपस में क्रिया करा के ये चीजें बनती है, और ये तीनों ही क्या है? 1, 2 और 3, तीनों ही क्या? विस्फोटक यौगिक है। कैसे विस्फोटक है? ये नाइट्रोजन हो गया खत्म। अब बात करते हैं फास्फोरस की। अब किसकी बात करते हैं? फास्फोरस। फास्फोरस ये जो पृथ्वी की सतह पर है फॉस्फेट खनिज के रूप में पाया जाता है। एक्चुअली फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट खनिज के रूप में पाया जाता है। कहां पर? पृथ्वी की सतह पर। और जो फॉस्फेट है पौधों और जीव जंतुओं का आवश्यक घटक है। जो फॉस्फेट है एक्चुअली फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और जो फॉस्फेट है वो पौधों और जीव जंतुओं का आवश्यक घटक है। ठीक, जानवरों की हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट 58% प्रयुक्त होता है। जानवरों की हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट 58% तक प्रयुक्त होता है। यानी कि जो जानवरों की हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कितना होता है? 58%। अब देखो, सबसे मेन बात इसमें फास्फोरस में पढ़ने के लिए, फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस 3 अपर रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? सफेद या पीला फास्फोरस, फिर आता है लाल या रेड फास्फोरस, और एक होता है काला फास्फोरस, काला या ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो सफेद या पीला फास्फोरस, इसको सफेद भी बोलते हैं और पीला भी बोलते हैं, दोनों के कारण मैं बताऊंगा आगे, सब कुछ लिखा है जो काम की बात है। सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है, सफेद भी बोल सकते हैं, पीला भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। इसकी गंध कैसी होती है? लहसुन जैसी। गंध कैसी होती है? लहसुन जैसी। लहसुन होता है, सभी को पता है, लहसुन जैसी गंध होती है। और ये अत्यधिक जहरीला होता है, ये बता रहा हूं। फास्फोरस में ये अत्यधिक जहरीला होता है, सफेद या पीला फास्फोरस ये अत्यधिक जहरीला होता है, साथ ही अत्यधिक क्रियाशील भी है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील है। चूंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है, इसीलिए वायु की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। वायु में पड़े पड़े इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये स्वतः आग पकड़ लेता है, स्वतः जलने लगता है, स्वतः आग पकड़ लेता है, और हरी रोशनी के साथ जलता है। क्या जलता है? हरी रोशनी के साथ जलता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को फास्फोरेसेंस कहते हैं। इस घटना को फास्फोरेसेंस कहते हैं, यानी कि जो फास्फोरस को अपन वायु के संपर्क में बाहर छोड़ दे, उसमें स्वतः ही आग लग जाती है, स्वतः जलने लगता है।
हरी रोशनी के साथ इस घटना को बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ठीक है, हाँ। इसीलिए इसको क्या करते हैं अपन, फास्फोरस को खुला नहीं छोड़ते, जल के अंदर संग्रहित करते हैं। इसमें संग्रहित करते हैं, जल में, पानी में संग्रहित किया जाता है, ताकि आग नहीं पकड़े, वायु के संपर्क में आकर आग नहीं पकड़े। और जो प्रकाश में विस्फोटिक होने, जब ये जलता है विस्फोटिक होने पर ये पीला हो जाता है एक्चुअली, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पीला फास्फोरस। जब ये प्रकाश या जो भी है इन चीजों की उपस्थिति में विस्फोटित होता है तो ये कैसा पड़ जाता है, ये पड़ जाता है पीला, ये पड़ जाता है पीला, तो ये पीला पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम पीला भी दिया है। पहले सफेद होता है, पहले सफेद होता है, विस्फोटित हुआ, ठीक है, उस स्थिति में पीला हो जाता है, समझ गए, इसीलिए इसका नाम हो गया पीला फास्फोरस। तो सारी बात समझ गए। गंध लहसुन जैसी है, अत्यधिक जहरीला होता है, अत्यधिक क्रियाशील भी है, वायु की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है और ये स्वतः आग पकड़ लेता है और हरी रोशनी के साथ जलता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस कहते हैं। क्लियर, इसलिए इसको जल में संग्रहित करते हैं। किसमें संग्रहित करते हैं, जल में। ये हो गया सफेद या पीला फास्फोरस। क्लियर, चलो अब देखिए, तो ये जो फास्फोरस के अपरूप के बारे में अपन ने सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस ये चीज देख ली। अब इसके कुछ और बातें, इसकी संरचना क्या होती है वगैरह, ये कैसा होता है, ये समचतुष्फलकीय, यह समचतुष्फलकीय यानी कि P4 अणु के रूप में पाया जाता है। यह समचतुष्फलकीय P4 अणु के रूप में पाया जाता है। और जहां P का जो कोण है ना, वो कैसा होता है, 60 डिग्री होता है। जहां P का जो कोण होता है वो कैसा होता है, 60 डिग्री होता है। कैसा होता है, 60 डिग्री। एक बात और, जो लोग सफेद फास्फोरस यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में या कहीं भी किसी दूसरे काम में, उद्योगों में वगैरह जो सफेद फास्फोरस के साथ कार्य करते हैं, यानी उनके साथ जो एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, उनको एक बीमारी हो जाती है, उसे बोलते हैं फासीजा। उन्हें फासीजा नामक बीमारी हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा समचतुष्फलक की आकृति होती है, P4 अणु के रूप में पाया जाता है और P जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। समचतुष्फलक कैसे, ऐसे ही ना, मतलब तीन साइड, एक वाली साइड, एक, दो और तीसरी और नीचे चौथी, इस टाइप से, ठीक है, समचतुष्फलकीय, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे देखा जाए ना, ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर ऐसे, इस टाइप का सेम हो जाता है। इसमें P एक P, दूसरा P, तीसरा P और चौथा P, ये आ जाता है। इस प्रकार से संरचना बनती है। फिर बात आती है लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस। तो जब श्वेत फास्फोरस को CO2 की उपस्थिति में 573 केल्विन पर से गुजारा जाता है, पर गर्म करने से लाल फास्फोरस बनता है। ये लाल रंग का ठोस है। लाल फास्फोरस क्या, लाल रंग का ठोस है, और ये सबसे मेन बात, ये कम सक्रिय है। ये क्या है, कम सक्रिय है। ये कम सक्रिय है तो ये फास्फोरस नहीं दर्शाता, यानी कि जो स्वतः मतलब ऐसे आग पकड़ने की वगैरह काम नहीं करता, ठीक है। तो ये कैसा है, उस सफेद या पीले फास्फोरस की तुलना में कम सक्रिय है। ये कैसा है, बहुलकीय पदार्थ है, जो क्या बनाता है, श्रृंखला बनाता है। ये देखो जुड़ता है। वो तो क्या होता है, ये देखो, ये तो सिर्फ P4 अणु के रूप में पाया जाता है, ये सिंगल टाइप है, सिंगल टाइप में होता है, ठीक है। जबकि ये कैसा होता है, बहुलकीय होता है, यानी कि ये श्रृंखला बनाता है। वहां पे श्रृंखला नहीं बनती है, श्रृंखला नहीं बनती है, ठीक है ना। यहाँ क्या बनती है, श्रृंखला बनती है। ये देखो, जो क्या करता है, श्रृंखला बनाता है। जो लाल फास्फोरस है वो क्या करता है, श्रृंखला बनाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये कम सक्रिय होता है। ये बात ध्यान रखना बस। फिर आता है लास्ट काला फास्फोरस। क्या आता है, काला फास्फोरस। अब एक्चुअल में जो काला फास्फोरस है खुद दो रूपों में पाया जाता है। एक तो होता है अल्फा काला, दूसरा होता है बीटा काला। अल्फा काला और बीटा काला, ठीक है। क्या होता है, एक तो अल्फा काला, एक होता है बीटा काला। समझ गए। ये क्या है, अक्रिय है। ये बात ध्यान रखना, जो काला फास्फोरस है ना, ये क्या है, अक्रिय है, अक्रिय है तथा अधिक स्थायी। अब देखो, जो चीज अक्रिय होगी, जो क्रिया नहीं करेगी, वो स्थायी होगी। भाई अस्थायी कौन होता है, जो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके बिल्कुल बिखर जाता है, ठीक है, क्रिया करके। जो अक्रिय है, किसी से क्रिया ही नहीं कर रहा, तो वो स्थायी होगा, कि फिक्स पड़ा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है ना। और जो
एक बात ध्यान रखना, अब जैसे कि ये जो क्रिया है, जैसे कि एक तो अपन ने देखा सफेद या पीला फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद लाल देखा और उसके बाद देखा काला। जो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है, क्रियाशील सबसे ज्यादा कौन है? सफेद है। फिर लाल उससे कम क्रियाशील है और काला तो क्या बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं है, अक्रिय है, क्रिया ही नहीं करता ये, समझ लो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, अल्फा काला होता है विद्युत का कुछ अलग होता है। जो अल्फा काला है वो विद्युत का कुछ अलग होता है और बीटा काला विद्युत का सुचालक होता है। बस इतनी बातें जान लो, ये सफिशिएंट है आपके फास्फोरस के अपर रूप के बारे में। ठीक है ना? हाँ, ये जो बोर्ड पे, वैसे तो इन चैप्टर में बहुत सारी चीजें है, लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, उतनी थ्योरी है इसमें। ठीक है, लेकिन मैंने बिल्कुल ही जो यूनिक चीजें है, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस जिस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम बोर्ड सवाल ला सकता है, वही चीजें शामिल की गई है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, इनके सवाल भी करेंगे, तब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रह भी जाता है एक आध, या फिर कुछ ऐसा लिंक, कोई चीज या कोई बात रह भी जाती है, तो वो वहां अपन वो अपने शामिल आ जाएगी, वहां सामने आ जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, बाकी इस थ्योरी क्लासों में आपको कुछ भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई अन्य सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं, जो लिखवा है वो लिखो, जो समझाया वो समझो और उनको याद रखो, पढ़ लो। अब बात आती है फास्फोरस के यौगिक की। ये हो गया सारी चीजें, ये लास्ट स्लाइड है। हाँ, सफेद फास्फोरस हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, अब है फास्फोरस के यौगिक। तो फास्फोरस के यौगिक में देखोगे तो एक्चुअली में आपको पता है फास्फोरस क्या है? अत्यधिक क्रियाशील है। फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील है और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था में कई यौगिक बनाता है। ठीक है, इसमें एक सबसे मेन बात है फॉस्फिक। फॉस्फिक ये ध्यान रखना, ये अपने जो अमोनिया होता है वैसा ही सूत्र है इसका, फॉस्फिन PH3। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, ये होता है PH3। लहसुन अथवा सड़ी मछली के समान गंध वाली रंगहीन गैस है। लहसुन अथवा सड़ी मछली के समान गंध वाली रंगहीन गैस है और ये अत्यधिक विषैली है। फॉस्फिन गैस है अत्यधिक विषैली गैस, ये बात ध्यान रखना, बहुत जहरीली है। ठीक है, उसके अलावा H3PO3 इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल, एक होता है H3PO4 इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, एक होता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, यानी कि ये एक्चुअली ऐसे होता है P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, लेकिन ये चूंकि ये द्विलक के रूप में होता है, ये तो होता है इसका एक लक, ये पाया जाता है द्विलक की फॉर्म में, तो इसलिए इसको P4O6 हो गया, दुगुना हो गया द्विलक के रूप में। ठीक है, एक होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी ऐसे पाया जाता है एक्चुअली में, P2O5 होता है, परंतु ये द्विलक के रूप में होता है इसलिए P4O10 लिख दिया द्विलक रूप। क्लियर? ये हो गए फास्फोरस के यौगिक, ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई। तो यहां पर होता है समाप्त ये चैप्टर, फास्फोरस वाला, नाइट्रोजन वाला जो चीजें है, नाइट्रोजन फैमिली यहाँ पे होता है फिनिश। आगे पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन परिवार। थैंक यू सो मच, और जो भी लिखा है उनको रिवाइज मारते रहे, रिवाइज मारते रहे, नहीं तो ये चैप्टर भूल जाओगे। चैप्टर ही ऐसा है, ये चैप्टर ही ऐसा है, चीजें इसमें है ही बहुत सारी। ठीक है ना? मैं तो फिर भी लिमिटेड करके, शॉर्ट करके आपको, ये हो सकता है अपनी जो नंबर ऑफ क्लास ज्यादा हुई हो, क्लासें बड़ी बड़ी नहीं है, 30 मिनट की 40 मिनट की है। ठीक है, बाकी आपके लिए संग्रहित करके बिल्कुल संक्षिप्त में सारी चीजें और इंपॉर्टेंट सब कुछ मैंने पढ़ाया है। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन परिवार।